लर्निंग में फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी क्लास 9th की साइंस की बुक का जो चैप्टर हमारा था ग्रेविटेशन 10th चैप्टर। उसका फर्स्ट पार्ट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मैं इसमें बाकी के सारे कॉन्सेप्ट सिर्फ एक वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और ये वीडियो मैं चाहूँगा कि जितनी शॉर्ट हो सके उतनी शॉर्ट हो और जल्दी से जल्दी मैं आपको इस चैप्टर को समझाने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो बहुत ही छोटी होने वाली है और बिल्कुल कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ाऊंगा मैं बहुत ही इजी तरीके से, जो आपको बहुत ही मजा आएगा। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है। फिर अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स की क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले है दिस फोर्स बाइंड्स अस टू दी अर्थ। ये जो फोर्स है हम सबको अर्थ से बाइंड करती है, जोड़ कर रखती है। और फिर सेकंड इसमें हमारा पॉइंट है द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जो हमारा सन है उसके जो प्लैनेट्स है उसके, हम सबको पता है सोलर सिस्टम में सब प्लैनेट्स उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो जो ये रिवॉल्व करते हैं प्लैनेट्स, ये सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ही है। फिर द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। और आपको ये भी पता होगा जो हमारी अर्थ है उसके अराउंड जो मून है वो रिवॉल्व करता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। फिर है द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो हम देखते हैं जो समुद्र वगैरह होते हैं उसमें जो टाइड्स आते हैं वो भी सन मून की वजह से ही आते हैं। और जो हम टाइडल पावर बनाते हैं वो भी इसी वजह से बनती है। हमारा नेक्स्ट फ्री फॉल। अब ये सवाल आता है व्हाट इज फ्री फॉल। ये तो बहुत ही इजी है। The fall of an object under the influence of the earth is called free fall of an object। कोई भी चीज अगर अर्थ के सेंटर की तरफ जाती है, गिरती है, तो उसे फ्री फॉल कहते हैं। और सबसे पहले इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब ये होगा फ्रेंड्स, अगर एक क्वेश्चन भी है हमारी एनसीईआरटी में इसी के ऊपर, अगर आप किसी एक भारी भरकम पत्थर को और एक हल्के से पत्थर को ऊपर से फेंकोगे तो उसमें पूछेगा आपको कि कौन सा पत्थर जो है पहले गिरेगा। तो इसका आंसर होगा, अगर दोनों सेम हाइट से सेम टाइम पर अगर ऊपर से नीचे गिरेंगे तो वो दोनों एक ही टाइम पर नीचे गिरेंगे, वो सेम टाइम लगाएंगे नीचे आने में। अगर कोई बच्चा सोचता हो कि भारी जो पत्थर है वो पहले नीचे आ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। दोनों पत्थर जो है वो एक ही समय पर नीचे गिरेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो जो फ्री फॉल है ये इस पे मास पे डिपेंड नहीं करता। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गिरेगी तो उसमें उसके मास से उसे कोई मतलब नहीं होगा, इसलिए दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो एक ही समय पर गिरेंगी। अगर उसे मास से कोई मतलब नहीं तो वो कितनी भी भारी हो कोई भी ऑब्जेक्ट, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी स्पीड में, वेलोसिटी में। फिर आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कुछ नहीं है, ये फ्री फॉल ही है बस। ड्यू टू फ्री फॉल, जब ये फ्री फॉल होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे गिरती है ऊपर से, फ्री फॉल होता है उसका, तो फिर जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी है वो कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। या इसे आप कह सकते हो उसकी एक्सेलरेशन चेंज होती रहेगी, वो गिरती जाएगी। तो उसी को हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। और जिसका फॉर्मूला है यहाँ पे जी आएगा, ये जी है, जिसका फॉर्मूला है एम। ये के नहीं है, ये स्लाइड में दिक्कत होगी। अपॉन में आर का स्क्वायर है ये, यानी बड़ा एम है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, यानी जो हमारी अर्थ का मास है वो कैपिटल एम है। और जो ऑब्जेक्ट है जो अर्थ की तरफ गिर रही है उसे हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर जो ये आर है रेडियस ऑफ द अर्थ उसका स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा फॉर्मूला है। वो देखो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर उन दोनों ऑब्जेक्ट में से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ है तो अर्थ उसे अपनी तरफ जब खींचेगी तो उस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। तो इसमें ये ग्रेविटी का फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें ग्रेविटी देखो, ग्रेविटी का मतलब ये होता है अर्थ के लिए जो अट्रैक्शन, अर्थ के साथ जो अट्रैक्शन होगी, तो इसमें
एम अर्थ का मास होगा जो कैपिटल एम, जो कि कांस्टेंट होगा, उसकी वैल्यू मैं आपको आगे बता दूंगा। और ये स्मॉल एम जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ गिर रही है उसका, और जो अर्थ का रेडियस होगा, अर्थ आपको तो पता ही होगा, अर्थ अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेगी, तो इसलिए उसका सेंटर से उसके और एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर तक का रेडियस उसमें लिया जाएगा और उसका स्क्वायर किया जाएगा, और इससे हम ग्रेविटेशनल फोर्स, किसी भी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू वैसे तो फ्रेंड्स कांस्टेंट ही होती है। और फिर आता है मास। मास आप सभी को पता होगा, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन इट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मतलब मैटर है, कंटेन है, उसकी क्वांटिटी को ही हम मास कहते हैं। यह हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। अगर आप मून पे जाओगे, अर्थ से सीधा मून पे जाओगे, तो आपका वेट चेंज होगा, ध्यान रखना, वेट चेंज होगा, लेकिन मास आपका उतना ही रहेगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऐसा यूनिट केजी है। और वेट, अब वेट आ गया, देखिए, इट इज द फोर्स विद विच एन ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इसमें बताया गया, ये एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके सेंटर की, मतलब सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। उस फोर्स को हम वेट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट न्यूटन है। ऑब्वियसली अगर ये फोर्स है तो इसकी एसआई यूनिट न्यूटन ही होनी चाहिए। फिर है थ्रस्ट। व्हाट इज थ्रस्ट? द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। इसका मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट है जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर जो फोर्स है उसके तरफ लग रही है, उस पर जो परपेंडिकुलर फोर्स है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। जैसे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारी, और इस पे जो ये परपेंडिकुलर फोर्स लगेगी, ये फोर्स है परपेंडिकुलर इस पर लग रही है, तो इस फोर्स को हम थ्रस्ट कहेंगे। और ठीक है, और फिर आता प्रेशर। प्रेशर फोर्स यानी जो थ्रस्ट है एक्टिंग ऑन एन यूनिट एरिया, यानी मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर यहाँ पर फोर्स लग रही है, ठीक है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया पर जितनी फोर्स लग रही है ना, उसको हम प्रेशर कहेंगे, ठीक है। और इसकी एसआई यूनिट, थ्रस्ट की कोई आई थिंक एसआई यूनिट होती नहीं है, और जो ये प्रेशर है इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसे हम पास्कल भी कहते हैं, पीए। सो नेक्स्ट बायोंसी। व्हाट इज बायोंसी फोर्स? ये आपने बहुत बार सुना होगा। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज्ड इन वाटर। आपने देखा होगा एक एक्सपेरिमेंट, अगर आप किसी भी, जैसे कोई आप डिब्बा ले लीजिए, वाटर में अगर उसे आप डालते हो, ठीक है, तो फिर आप एकदम से जो फोर्स से डालोगे तो अंदर तो चला जाएगा, लेकिन आपको उसमें हैवी फील होगा, क्योंकि वो जो वाटर है उसके ऊपर अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स को हम बायोंट फोर्स कहते हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये होगा, किसी भी अगर चीज को हम वाटर के अंदर डालेंगे तो वाटर भी उस पर एक फोर्स अप्लाई करेगा, जिस फोर्स को हम, जो अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा उसको हम बायोंट फोर्स कहते हैं, ठीक है। फिर आती है डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ ए, बहुत इजी है तो आपने पढ़ा भी होगा। द डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी किसी भी जगह की ऐसे डिफाइन की जा सकती है एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। जो मतलब अगर आप देखोगे कुछ फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पेड़ होते हैं, जो, तो हम उन्हें क्या कहते हैं कि इन जो फॉरेस्ट है इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत हाई है, लेकिन कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि बहुत ही कम पेड़ है, तो हम उससे कह, उन फॉरेस्ट को हम कह देते हैं कि इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ही लो है, बहुत ही कम डेंसिटी है। तो इससे किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है उसे ही हम डेंसिटी कहते हैं, और डेंसिटी का फॉर्मूला भी यही है, मास अपॉन में वॉल्यूम। फिर है आर्चमेडिक प्रिंसिपल। इसका इसकी डेफिनेशन ये होगी, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इनटू, सॉरी ये थोड़ी यहाँ पे गड़बड़ होगी, फ्लूइड आएगा ये, इमर्ज्ड इनटू ए फ्लूइड और पर्टिकुलरली इन ए फ्लूइड, ठीक है। It experience an upward force which is equal to the weight of the fluid displayed by it. It is used
ये इसकी डेफिनेशन ही आता किया वो, तो फिर इसका प्रिंसिपल आ गया। देखिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से बताता हूँ। मान लीजिए ये आपका एक कंटेनर है जिसके अंदर है वाटर, ये वाटर है, और आपने इसमें एक ऑब्जेक्ट डाली। मान लीजिए वो ऑब्जेक्ट इतनी पानी में डूब गई, और आपने यहाँ पर यहाँ से इसका पानी निकल लिखा है, और यहाँ पे जो पानी अब अगर आप इसे इसके अंदर डालोगे तो इसका जो वाटर होगा, थोड़ा बहुत वाटर बाहर निकलेगा, और वो वाटर यहाँ पे आप इसमें इकट्ठा कर लोगे। जो अगर आप देखोगे तो जो ये मतलब जो अपवर्ड फोर्स लगे, जो इसने वाटर डिस्प्लेस किया है ना, वो इस फोर्स के इक्वल होगा। इसमें ये बताया गया है द वेट an upward force which is equal to the weight of the fluid displayed by it। जो ये फोर्स लगेगी इस पे, अपवर्ड फोर्स, वो इस ऑब्जेक्ट द्वारा या इसके द्वारा जो मतलब फ्लूइड हटाया गया है, इसके वेट के इक्वल ये फोर्स होगी। ये प्रिंसिपल कहता है, जो ये प्रिंसिपल है ये कहता है। तो आज का हमारे ये चैप्टर कंप्लीट, और इसमें बस एक कॉन्सेप्ट रह गया हमारा कि जो वो प्रिंसिपल था उसका कि वो किस किस चीज़ों में यूज होता है। वो शिप डिज़ाइन में यूज होता है, वो सबमरीन्स डिज़ाइन में यूज होता है, इन सब चीज़ों के लिए ही वो सिर्फ यूज किया जाता है। सो आज का हमारा टॉपिक खत्म हुआ। मैंने एक ही शॉट में आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, सॉरी 2 शॉट में, लेकिन ये वीडियो बहुत ही छोटी है और इसमें मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने की कोशिश किया है। ये वीडियो आप तब देख सकते हैं जब आपका एग्ज़ाम टाइम हो और आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको अब भी कोई डाउट लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, हम आपका ज़रूर जवाब देंगे उस क्वेश्चन का। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियो मिलती रहे, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।